चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला गया है इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। यहाँ 4 ऑप्शन हम लोग को दिया गया है। पहला है टीवी ट्यूनर, ऑसिलेटर, लाउड स्पीकर और रेडियो रिसीवर। ठीक है, इन चारों में से किस में हम लोग यूज़ करते हैं एयर कैपेसिटर का। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर तो जानते हैं ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। और एयर कैपेसिटर इसका नाम दिया गया है क्योंकि इनमें जो इंसुलेटर होता है जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं वो क्या रहता है, वो एयर रहता है। ठीक है, इसलिए इस कैपेसिटर का नाम क्या है, एयर कैपेसिटर। तो एयर कैपेसिटर का हम लोग यूज़ करते हैं रेडियो रिसीवर में। ठीक है, जहाँ पे इसको रिसीव किया जाता है रेडियो सिग्नल को। ठीक है, तो और एयर कैपेसिटर का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिक्सचर हो, एंटीना का इम्पिडेंस हो, इन सारे जगह पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एयर कैपेसिटर का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेडियो रिसीवर। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन if the polarized electrolytic capacitor is reversely connected। ठीक है, तो यहाँ पे किस कैपेसिटर का बात हो रहा है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जैसे कि यहाँ नाम से है पोलराइज्ड मीन्स होता है चार्ज, पोलरिटी प्लस और माइनस। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मतलब यहाँ पे जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे वो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यदि उसको हम लोग रिवर्सली कनेक्ट कर देते हैं, रिवर्स मतलब जिसका पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव से कनेक्शन दे देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग सप्लाई कर देते हैं पॉजिटिव से, तो इस केस में क्या होता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, चलिए ऑप्शन देखते हैं। कैपेसिटर में नो इफेक्ट ऑन द कैपेसिटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्सप्लोड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण वो फट जाएगा। करंट इज़ रिड्यूस्ड इन द सर्किट में करंट की मात्रा कम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज, या फिर कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनके दोनों टर्मिनल्स के बीच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे हीट निकलता है और हीट से वो एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। ठीक है, और ये जो इफ़ेक्ट होता है यानी कि ये जो असर होता है कि उसको हम लोग उल्टा करेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को, तो इस इफेक्ट को कहा जाता है वल्व इफेक्ट। ठीक है, ये भी नाम हम लोग याद रखेंगे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वल्व इफेक्ट। तो इस कारण से क्या होगा, हमारा कैपेसिटर फट जाएगा यदि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को उल्टा कनेक्ट करते हैं। तो उल्टा कनेक्ट मतलब समझ गए होंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव सप्लाई से और नेगेटिव को पॉजिटिव सप्लाई से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ जो डाईमैग्नेटिक बोला गया है तो ये मटेरियल सब्सटेंस की बात कर रहा है, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 3 तरह के होते हैं, एक फेरो होता है, एक पैरा होता है, एक डाई होता है। तो जो हमारा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वुड यानी कि लकड़ी, दूसरा है निकेल, प्लैटिनम, मैग्नीज, तो ये जो सारा है वो मेटल है। ठीक है, तो ये चुंबक की ओर आकर्षित होगा या फिर इससे हम लोग चुंबक बनाएंगे भी, लेकिन जो वुड होता है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये वुड जो है वो डाईमैग्नेटिक, यानी कि इसकी जो परमिएबिलिटी रहती है वो 1 से बहुत कम रहती है और ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम लोग दिखाते हैं, इसको दिखाया जाता है कैपिटल बी से। ठीक है, किससे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल
बी से, ठीक है। तो कैपिटल बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखिएगा 5 यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, एरिया है। तो इससे इसका जो यूनिट आता है फ्लक्स का, तो यूनिट हम लोग जानते ही हैं, इसका यूनिट होता है वेबर, ओके। और एरिया का तो हम सारे लोग जानते हैं, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका यूनिट क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसी चीज़ को हम लोग टेस्ला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टेस्ला। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंडिकेट द शेप ऑफ अ बी एच कर्व हिस्टैरिसीस लूप ऑफ मटेरियल, ओके। तो यहाँ जो बी एच कर्व है, कौन सा कर्व है, बी एच कर्व। बी एच कर्व को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लूप वो किस प्रकार बनता है, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो वो कुछ इस प्रकार रहता है, ये लूप जो होता है वो इस प्रकार से बनते हैं। और ये किन के बीच में हम लोग बनाते हैं, ये लूप हम लोग बनाते हैं बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनता है यानी कि ये जो लूप बनता है वो क्या बताते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 है रिलैक्टेंस ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल में प्रतिरोध को दिखाता है, या फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के फील्ड इंटेंसिटी को दिखाता है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है, या फिर पुलिंग पावर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल बताता है। तो ये जो ग्राफ होता है वो बताता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल का मैग्नेटिक विशेषताएं, चुंबकीय विशेषताओं को बताता है, ठीक है। और ये जो ग्राफ होता है वो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग आकार का बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईडी करंट, ठीक है, ओके। तो ईडी करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, पहले पेन ले लेते हैं, ठीक है, पेन लिया मैंने। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा और बेस में रहेगा ई, ठीक है। और कहीं कहीं इसको हम लोग पी से भी, क्योंकि ये पावर के फॉर्म में रहता है इसलिए पी ई से भी दिखाया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू बी एम यानी कि मैक्सिमम का स्क्वायर, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, टी यानी कि मटेरियल के थिकनेस का स्क्वायर, और वी है ये आयतन है कोर का, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या वोल्टेज है हमारे फॉर्मूले में, नहीं है। करंट है, करंट भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले में दिख रहा है, यानी कि एफ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस भी तो नहीं दिख रहा फॉर्मूला में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज फॉर चेंजिंग द परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, परमिएबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है, म्यू से। और म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू बी बाई एच। तो यहाँ बी क्या है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, बी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और एच जो है वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लेंथ, ये होगा नहीं। नेक्स्ट है फ्लक्स डेंसिटी, तो ये फ्लक्स डेंसिटी हमारा फॉर्मूला में यूज्ड है, ओके। फ्लक्स इंटेंसिटी नहीं यूज्ड है। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यानी कि एम एफ, ये भी फॉर्मूला में यूज नहीं है। तो फॉर्मूला से हम लोग को सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लक्स
डेंसिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि अंतरिक्ष में, ठीक है, स्पेस में जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, सैटेलाइट वगैरह हो गया, वहाँ पे हम लोग किस प्रकार के कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है प्लास्टिक फिल्म, जिसमें प्लास्टिक का फिल्म हो, लेयर हो, सिरामिक डिस्क हो, जिसका डिस्क किसका बना हो, सिरामिक का हो, या इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम टाइप का हो, या इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप का हो, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रकार है, एल्युमिनियम टाइप और टेंटलम टाइप। तो इसका सही आंसर क्या होता है? स्पेस के लिए हम लोग याद रखना होगा, स्पेस के लिए हम लोग वेट टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल 40 वर्षों से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर को याद कर लेना होगा, रट लेना होगा कि सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप, ठीक है। टेंटलम हमारा क्या है? एलिमेंट है, ओके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट अकर्स। यदि हमारा किसी सर्किट में हम लोग यूज़ किए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर तो क्लियर है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करेंगे एज अ डाइइलेक्ट्रिक, ओके। तो यदि किसी सर्किट में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है और वो सर्किट ओपन हो जाता है किसी कारणवश, यानी कि सर्किट डिसकंटिन्यू हो जाता है, कहीं पे ओपन हो जाता है, तो वो कैपेसिटर क्या करेगा कि उसमें कोई फंक्शन ही नहीं होगा, वो कैपेसिटर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक वेंट होता है। उस वेंट के ज़रिए क्या होगा कि उसका सारा जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो ड्राई हो जाएगा और वो अपना वर्क या अपना फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट विल नॉट फंक्शन वेल, और वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स आर डिक्रीज्ड इन द कैपेसिटर। यहाँ पूछा गया है कि कैपेसिटर में तो हम लोग जानते हैं कि 2 प्लेट्स होता है, यदि उन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो डिक्रीज्ड यानी कि कम कर दी जाती है, तो कैपेसिटर की वैल्यू यानी कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं, C इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन A बाई डी, एप्सिलॉन A बाई डी, ठीक है। यह इस एप्सिलॉन क्या होता है? ये परमिटिविटी होता है, ओके। ये क्या होता है? परमिटिविटी। ये होता है एरिया ऑफ प्लेट्स यानी कि प्लेट्स का क्षेत्रफल, और ये होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, 2 प्लेट के बीच की दूरी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो कैपेसिटेंस है और डी जो है, तो कैपेसिटेंस जो है वो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि उल्टा है। यदि डिस्टेंस का वैल्यू कम होता है, डिक्रीज हो यानी कि कम हो रहा है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो इसका क्या होगा? डिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि दोनों के बीच में वृत्त क्रमानुपाती का संबंध होता है, ठीक है। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड। यहाँ जो फिगर दिया गया है, फिगर में चुंबक का कौन सा प्रॉपर्टी को दिखाया गया है, ठीक है। ये जो फिगर है हमारा, यह फिगर की कौन सी प्रॉपर्टी को दिखाया गया है, तो यहाँ फिगर का कौन सा प्रॉपर्टी दिखाया गया है? वो डायरेक्शन दिखाया गया है, ठीक है। यदि चुंबक को हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यदि इसको लटकाते हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? नॉर्थ। जिसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? साउथ। तो ये चुंबक का डायरेक्टिव यानी कि दिशा बता रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फेरो सब्सटेंस, पैरा सब्सटेंस और डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक का क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे डाईमैग्नेटिक का हम लोग देखे थे कि इसका जो परमिएबिलिटी होता है वो क्या होता है, म्यू से बहुत ही कम होता है। क्या होता है, इसका जो परमिएबिलिटी होता है वो लेस देन 1 होता है। ओके, और जो पैरा होता है उसका एप 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्या होता है, 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आता है वो होता है स्टील। ठीक है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि एयर जो है वो डाई होता है, बिल्कुल इंसुलेटर है, ग्लास हो गया ये भी इंसुलेटर है, वाटर भी ये इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये सारा डाई के अंतर्गत आती है, ये तीनों जो है वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन बच गया स्टील, तो ये स्टील किसके अंतर्गत हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज टू मेक कॉमर्शियल पर्पस परमानेंट मैग्नेट। यदि हमारा चुंबक बनाने का 3-4 मैथड होता है। ठीक है, एक सिंगल टच, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कौन कौन सा है, सिंगल टच, डबल टच, डिवाइड एंड टच, इंडक्शन मैथड। ठीक है, तो ये जो सिंगल टच हमारा है, ये टच जो मैथड है, सिंगल टच, डबल टच, डिवाइड एंड टच, वो छोटा छोटा मतलब कम अमाउंट में यदि हम लोग को चुंबक बनाना है, मैग्नेट बनाना है, तो हम लोग इन तीनों मैथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको बल्क अमाउंट में यानी कॉमर्शियल पर्पस में, यदि हम लोग को बिजनेस के उद्देश्य से यदि हम लोग को मैग्नेट बनाना है, तो हम लोग इंडक्शन मैथड का यूज़ करते हैं। इंडक्शन मैथड में क्या होता है कि बस हम लोग एक चुंबकीय पदार्थ जिसको चुंबक बनाना है, उसके बगल में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट को लाते हैं, यानी कि चुंबक को लाते हैं, और बस इसको सटाने से ये क्या होता है, ये चुंबक बार बार ला के सटाने से क्या होता है, ये चुंबक हमारा ये मटेरियल जो हमारा है वो क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। ठीक है, तो बल्क अमाउंट में यानी कॉमर्शियल पर्पस में यदि हम लोग को चुंबक बनाना है, तो हम लोग कौन सा मैथड का उपयोग करेंगे, प्रेरण विधि यानी कि इंडक्शन मैथड। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीजेस। ओके, तो इंडक्शन क्या है कि वो कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, कॉइल में वोल्टेज बनता है, तो इंडक्शन जो होता है वो कॉइल में बनता है। क्लियर है, इस प्रकार के कॉइल में बनता है। तो यदि बोला है कि इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एल से, और इसका यूनिट होता है हेनरी। ओके, यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। तो बोलते हैं कि इंडक्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसके टर्न्स के बीच की दूरी को इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो एल जो होता है, एल इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी आई। ओके, तो यदि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फ्लक्स क्या होगा, वो कम बनेगा, यानी कि चुंबक कम स्ट्रांग होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। यदि फ्लक्स यदि हमारा कम होता है तो इंडक्टेंस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि टर्न्स के बीच में हम लोग दूरी को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, इंडक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, और यही यदि हम लोग टर्न्स को कम करेंगे, यानी कि टर्न्स कम दूरी पे रहेगा, तो क्या होगा, इंडक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के उल्टा अनुपात में है वो टर्न्स। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगा यदि टर्न्स की दूरी को हम लोग बढ़ा देंगे, लपेट की दूरी को यदि हम लोग बढ़ा देंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन द कैपेसिटर। तो हम लोग देखते हैं या हम लोग जानते भी हैं कि कैपेसिटर में जो 2 कंडक्टर प्लेट्स होते हैं
यानी कि कुछ इस प्रकार से। और इन कंडक्टर प्लेट्स के बीच में जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है, यानी कि इंसुलेटर रखा जाता है, जिसे हम लोग कैपेसिटर के केस में डाइलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। और क्या होता है कि इनके ये जो प्लेट होता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव स्टोर होते हैं चार्ज और एक प्लेट पे बगल वाले पे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जो बैटरी के पॉजिटिव साइड से रहते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल्स में रहते हैं वो उनमें नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है कि ये करंट को, एक इंसुलेटर रहता है इसलिए करंट को ये फ्लो नहीं होने देता है ताकि हमारा चार्ज स्टोर रहे। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं करे। यदि हमारा करंट फ्लो करता है तो ये सारा हमारा चार्ज जो है वो यूज्ड अप हो जाएगा, यानी कि यूज़ हो जाएगा। हमें कैपेसिटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, चार्ज को स्टोर रखने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिवेंट एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। हमारे जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है यानी कि क्षमता होता है वो किस पे निर्भर करता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी, ठीक है। तो इसमें A क्या था, A प्लेट्स का एरिया था, देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया है एरिया ऑफ दी प्लेट्स, और डी क्या था, दो प्लेट्स के बीच की दूरी। तो वो तो डी का तो कहीं यूज़ किया नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ दी प्लेट्स। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं सही आंसर। सही आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड इन RF कपलिंग सर्किट। ओके, तो कपलिंग का मतलब ही होता है जोड़ना, दो सर्किट को जोड़ना। ओके, और यहाँ पे RF है, RF कपलिंग सर्किट, RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके, जिसका फ्रीक्वेंसी होता है 1 किलोहर्ट्ज़ टू 1 टेट्राहर्ट्ज़। ओके, तो इस सर्किट के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोनोलिथिक कैपेसिटर का। ओके, इसको भी याद कर लेना है कि हम लोग कौन से कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, मोनोलिथिक। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सस्पेक्टेंस। ओके, तो सस्पेक्टेंस क्या है, वो सस्पेक्टेंस जो होता है वो रिएक्टेंस के इनवर्स होता है, ठीक है। और रिएक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पहले मैं पेन ले लेती हूँ। रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। ओके, और एक्स जो होता है वो एसी सर्किट में करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। ओके, और इसी के उल्टा यानी कि रिएक्टेंस के इनवर्स को हम लोग सस्पेक्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो रिएक्टेंस हो या रेजिस्टेंस हो या इम्पिडेंस हो, इन सारे का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओके, और ओम का ये उल्टा होता है, यानी कि रिएक्टेंस का ये उल्टा होता है, इसलिए ओम को हम लोग उल्टा कर देंगे MHO। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महो, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल takes 5 ampere current across 240 volt 50 hertz supply at 0.8 पावर फैक्टर। ओके, तो हमारा जो इंडक्टिव कॉइल का जिक्र किया है, ठीक है, इंडक्टिव, तो इंडक्टिव वर्ड यदि जब भी आए तो हम लोग को समझ लेना है वहाँ पे कॉइल है, ठीक है। कुछ इस प्रकार हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा कॉइल है, इसको एसी सप्लाई दिया जा रहा है। कौन सा सप्लाई दिया गया है, एसी सप्लाई दिया गया है, और ये इसका कितना वोल्टेज है, 240 वोल्ट है। ओके, अब देखिए ये करंट कितना लेता है, ये करंट लेता है 5 एम्पियर। ओके,
तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे इम्पिडेंस निकालते हैं, ठीक है। एसी सर्किट में क्या निकलता है, इम्पिडेंस यानी कि Z। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू रेजिस्टेंस की तरह ही होगा V/I, ओके, V/I। तो हमारा V कितना दिया गया है, V है हमारा 240 वोल्ट, ओके, और I कितना है, I है हमारा 5 एम्पियर। यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो Z कितना आता है, 5 4 20 एंड 5 8 40, 48 ओम। Z कितना हो गया, 48 ओम, ओके। अब हम लोग को निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो हम लोग का पावर फैक्टर जो होता है यानी कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है R/Z, ओके, R/Z। तो कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है 0.8, ओके। इसमें हम लोग Z से मल्टीप्लाई करते हैं, Z से, Z का वैल्यू कितना आया है 48, ओके। तो ये निकल जाएगा R, क्या निकलेगा, R निकल जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस, और वही तो पूछा गया है। तो ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 8 64 और 8 4 32 प्लस 6 यानी कि 38.4 ओम। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 38.4 ओम, ओके। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आई थिंक आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन बोला गया है, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन AC सीरीज सर्किट। AC सीरीज सर्किट में पूछा गया है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगा, ओके। तो AC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कब होता है, जब हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। जिससे हमारा फॉर्मूला आता है, पेन ले लेते हैं, फॉर्मूला होता है F रेजोनेंस इक्वल टू 1/2 पाई √L/C, ओके। और यहाँ L जो है वो इंडक्टेंस है और C क्या है, कैपेसिटेंस है, ओके। तो हम लोग को इसका वैल्यू इंक्रीज कब होगा, जब हमारा L का या C का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा, ओके, डिक्रीज करेगा। तो यह डिक्रीज करने में तो सारे में इंक्रीज है, ठीक है। डिक्रीज का तो एक ही ऑप्शन ही है, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C के वैल्यू को कम करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो ये वीडियो यहीं एंड होता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।